गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं यूपी हम गार्ड, यूपी प्लस और यूपी ट्रिपल एस सी और यूपीएसआई के लिए 2500 प्लस क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, जिसके अंतर्गत हम 12 टेस्ट कर चुके हैं। ये होने वाला है हमारा 13वां टेस्ट। कल कल की वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, ठीक है। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये तो मैंने कल भी आपको बताया, कल भी रिपीट क्वेश्चन हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? सी इज राइट आंसर। जहाँ अध्यादेश की बात आएगी वहाँ आर्टिकल 123 इज राइट आंसर। अगर वो बात करें किसकी, राज्य के राज्यपाल की, तो आपको याद रखना है उसका आंसर है 213। एक दूसरे का उल्टा आ जाएगा, 123 213, ये राज्यपाल के लिए और ये राष्ट्रपति के लिए, ये कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी किस परिस्थिति में करता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि संसद के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। अच्छा, सी इज राइट आंसर। मतलब पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक होती है लोकसभा और दूसरी होती है आपकी राज्यसभा। अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कोई सत्र में नहीं है, मतलब सेशन में नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अधीन अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन अध्यादेश जब जारी कर सकते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा कोई भी जो है सेशन में न हो। और मान ली लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेशन में, उसके बाद भी राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर रहे हैं, तो वो गलत माना जाएगा, वो असंवैधानिक माना जाएगा। तो आप याद रखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये शायद बड़ी परीक्षा में पूछा गया है कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है। जब जारी किया जाता है जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में न हो, सत्र में न हो, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर, ठीक है। आर्टिकल सब आपको याद ही हो गया, वो 123 यही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक बना रहता है? ठीक है, देखो, अगर मान लीजिए आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी जो मिनिमम मिनिमम मतलब न्यूनतम और मैक्सिमम अवधि क्या होती है? तो मिनिमम होती है 42 दिन, मतलब 42 डेज, और मैगजीन होती है 6 मंथ। क्योंकि जो अध्यादेश जारी होता है उसको पार्लियामेंट के द्वारा पास होना जरूरी होता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट सेशन में कब आ सकती है? अधिक से अधिक समय तक 6 महीने के बाद, ठीक है। तो अधिकतम 6 महीने हो सकती है, और मिनिमम कितनी होती है? 42 दिन, ठीक है। आपको याद रखना है 42 दिन। उसको आप तो वीक में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कितना आएगा? 6 मंथ। सी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? मृत्युदंड के मामले में हाँ कर सकता है, बिल्कुल। सैन्य अदालत द्वारा दिए गए दंड में बिल्कुल कर सकता है। देखो, ज्यादा सैन्य अदालत की बात आएगी, अगर सैन्य अदालत अगर कोई किसी को अपनी सजा देती है तो उसको माफ करने का अधिकार केवल केवल राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल के पास नहीं होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे मामले में दिए गए दंड जो संसदीय संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र में आते हों, उपरोक्त सभी, यस, ये भी सही है और ये भी सही है। टी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति के जो आर्टिकल आप देखो, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल आपको 52 मिलने वाला है, ठीक है। अगर डेथ सेंटेंस की बात करोगे, मतलब क्षमा शक्ति की बात करोगे, तो कहां पर है? वो मिलने वाला है आपको आर्टिकल 72 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? कौन सी वीटो शक्ति होती है? एब्सोल्यूट वीटो, निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो, उपसभी। देखिए, इसमें आंसर होगा डी। डी इज राइट आंसर। आर्टिकल 111 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख किया गया है। मान लीजिए ये पार्लियामेंट होता है, अब वीटो पावर होती क्या है, मैं समझ जाएगा। ये होती है लोकसभा और ये होती है आपकी राज्यसभा, ओके। अब कोई विधेयक आता है, वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद कहाँ जाएगा? वो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति कार्य उस पर साइन करते हैं, तभी तो कुछ बनता है वो कानून। लेकिन राष्ट्रपति के पास भी कुछ अधिकार होता है। कौन सा अधिकार? वीटो अधिकार, आर्टिकल 111 के अंतर्गत बताया गया है। क्या होता है? मान ली कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा पास होने के बाद जा रहा है, तो पहले नंबर पर क्या होता है कि राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं? अपने साइन दे सकते हैं, मतलब अपनी सहमति दे सकते हैं। नंबर 2, सहमति को कह सकते हैं, रोक सकते हैं, सहमति को रोक सकते हैं।
तीसरा होता है कि उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, उसको बोलते हैं पुनर्विचार, मतलब निलंबन वीटो, निलंबन वीटो। ठीक है, अब क्या पूछा से, तीनों हुई ना, एब्सोल्यूट वीटो भी है, सस्पेंशन वीटो भी है और पॉकेट वीटो भी है। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। इनमें से कोई भी काम कर सकता है वो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए उसने सहमति दे दी तो कानून बन जाएगा, वही विधि कानून बन जाएगा, नहीं दी तो नहीं बन पाएगा। और उसे वापस भेज दिया तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट उस विधेयक पर दोबारा से विचार करे और दोबारा से पास करके मेरे पास भेजे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, राज्यपाल की, यहाँ पूछ कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि राज्यपाल की वीटो पावर कहाँ पर है। तो राज्यपाल की वीटो पावर मिलने वाली है आर्टिकल 200 में, ये भी आपको करना है। राष्ट्रपति की 111 में और राज्यपाल की 200 में मिलने वाली आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वह था कौन सा बिल था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था क्या, डाकर है, कहीं है इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट, या सी राइट आंसर। कौन राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी डॉक्टर ज्ञानी जैल जय सिंह, जैल सिंह, जिन्होंने इसका प्रयोग किया था। तो पॉकेट वीडियो का मतलब क्या होता है, पॉकेट वीडियो मतलब होता है जब उस पर कोई सहमति नहीं देना, मतलब जवाब नहीं देना, अपने जेब में रख लेना उसको, जो है उसको बोला जाता है पॉकेट वीडियो। आपको याद रखना, ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो ये वाला क्वेश्चन जो होता है, आपको बता दूं, इसका आंसर होगा एग्लो इंडियन। लेकिन अब ये प्रोविजन खत्म कर दिया गया है, लोकसभा में कोई भी सदस्य का नॉमिनेशन नहीं होता है। ओके, मतलब नॉमिनेट नहीं होता है बाय द प्रेसिडेंट, ये मामला खत्म कर दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट द्वारा, अमेंडमेंट नाम है 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से इस प्रोविजन को अब खत्म कर दिया गया है संविधान से। ठीक है, अब केवल केवल राज्यसभा में ही सदस्यों का नॉमिनेशन होता है, जिनकी संख्या होती है 12, यानी कला, विज्ञान, कला विज्ञान और समाज सेवा, कला विज्ञान समाज सेवा में अच्छा ज्ञान और अनुभव होता है, उन्हीं को जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और साहित्य भी है, सॉरी साहित्य भी है, कला विज्ञान साहित्य चार होते हैं, मैं भूल रहा था, हाँ। साहित्य, साहित्य और इसमें चार मैटर है, ठीक है। एक, दो, यही पूछ लेता है कभी कभी, तीन, किन चित्रों को करता है, कला विज्ञान समाज सेवा और साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है। तो ये तो क्वेश्चन कल भी आया था, कल भी मैंने आपको बताया था। अब ये दोनों प्रश्न कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये इज राइट आंसर, ठीक है। ये तो आप रट्टा मान लेना इसको, ठीक है। और आर्टिकल से देते हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति का जो आर्टिकल देखोगे वो बनने वाला है 52 में, और उपराष्ट्रपति का आर्टिकल देखो 63 में, 63 में। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करोगे तो मिलने वाला है 124 में, और लोकसभा अध्यक्ष की बात करोगे तो मिलने वाला है 93 में, मंत्रिपरिषद मिलने वाला है आपको जो है 74 में, ठीक है। अगर राज्य की पूछिए, राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो वो कौन सा मिलेगा, आर्टिकल 163 में, ठीक है। चले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करना पड़ेगा, उसको अनुमति देनी ही होगी, कंपलसरी है उसके लिए बाध्यकारी है कि दोबारा से पास करके भेजती है पार्लियामेंट, तो उसको जो अपनी सहमति देनी ही है। क्या हुआ, सी, सी इज टाटा आंसर, अनुमति देगा देगा। मान लीजिए मैं दोबारा बता दूंगा आपको, जो है मान लीजिए पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, ठीक है। एक होती है लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा, ठीक है। अब कोई विधेयक आया तो विधेयक लोकसभा में और राज्यसभा पास होने के बाद कहा जाता है, भाई जाएगा राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक वो बन ही नहीं पाएगा, क्या एक्ट कानूनी बन नहीं पाएगा। अब राष्ट्रपति के पास होता है वीटो पावर, वीटो पावर 111 के अंतर्गत होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। अब होता ये है कि मान लीजिए वीटो पावर के अंतर्गत उस पर क्या कहते हैं, उसमें सहमति दे सकते हैं, सहमति को रोक सकते हैं,
और सहमति को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। बिल्कुल। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोबारा भेजती हैं कि नहीं, हम कुछ सुधार नहीं करेंगे, आप इसको पास करो, तो फिर क्या होता है कि राष्ट्रपति उस बिल पर जो सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है, उसे मना नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। ये भी आपको याद रखना है। मतलब अगर वो पुनर्विचार के लिए भेजता है और पुनर्विचार के बाद भी अगर वो एज इट इज ही मतलब सेम टू सेम दोबारा से पास करके भेजती है राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए, तो राष्ट्रपति को उस पर जो है अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है। ओके, तो सी इज राइट आंसर। ठीक है। अब वीटो पावर की बात करो तो 111 में धरना है और राज्यपाल की वीटो पावर 200 में। ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार होता है? देखो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विधायी शक्ति होती है, प्रशासन शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति होती है, व्यक्तित्व होती है। देखो, अध्यादेश जारी करने की जो पावर होती है राष्ट्रपति की, आर्टिकल 123 के अंतर्गत, वो उसकी जो है व्यक्तिगत पावर नहीं होती है। पहली बात तो ये, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं, मतलब पीएम कहते हैं, तब जो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट अध्यादेश जो है जारी करते हैं। वो अपने मन से जारी जारी नहीं कर सकते हैं अध्यादेश। ये भी आपको याद रखना है। अध्यादेश कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है कि अपना मन किया तो जारी कर दिया, ऐसा नहीं है। जब तक सरकार उनसे नहीं कहेगी तब तक वो उसको जारी नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्यक्तित्व तो नहीं होगा, ठीक है, न्याय भी नहीं होगा और प्रशासन भी नहीं होगा, तो क्या होगा? विधायी। यस, ये राइट आंसर। अब क्यों होगा ये पता है, क्योंकि अध्यादेश आप उन्हीं मामलों पर जारी कर सकते हैं जिन मामलों पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। ठीक है, और पार्लियामेंट कानून बनाएगी उसी को तो बोला जाएगा लेजिस्लेचर, विधायी। ये समझे? अब मतलब जिन मामलों पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है उन्हीं मामलों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आगे और उसके पीछे। तो पार्लियामेंट को क्या हो जाता है? विधायी शक्ति होती है। पार्लियामेंट द्वारा जो कानून बनता है वो विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। क्या इज राइट आंसर आपको? ठीक है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। बहुत ये क्वेश्चन जो है इतना अच्छा है कि फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? कौन है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है भाई? वित्त आयोग के अध्यक्ष, यस, की जाती है, तो बात सीधे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है, ये तो खत्म हो गया मामला। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, यस। देखो, एक और तीन है कहीं, सी, सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब इसमें ये मान लियो आर्टिकल से बात करोगे तो वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में? वित्त आयोग मिलने वाला है कौन से में? आर्टिकल 280 में। ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछे राज्य वित्त आयोग, ये भी तो है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग कहाँ है? आर्टिकल 243 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, हाँ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया, इसकी करते हैं। ये तो खत्म कर दिया गया ना, तो ये तो होगा नहीं हो, तो नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके कार्यकालीन अधिकार का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बट नॉट पार्ट ऑफ द फंक्शनल अथॉरिटी? मतलब कौन ऐसा है जो, इसका पूछ रहा है कौन ऐसा वो है संस्था है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है लेकिन उसके कार्यकाल के अधीन नहीं आता है? कौन सा है? लोकसभा तो होता ही है, राज्यसभा भी होता है, ठीक है, और विधानसभा भी होती है, ये नहीं होती है। डी, डी इज राइट आंसर। ठीक है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही तो भाग लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, बस, बाकी तो कोई लेता नहीं है। राज्य की विधान परिषद तो भाग लेती नहीं है। क्या हुआ? डी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं भाई? 35 वर्ष आवश्यक है, यस, तो आवश्यक है। पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। सही है, ये कोई आवश्यक नहीं है। बी, बी आवश्यक नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वो स्वयं त्यागपत्र हो, स्वयं प्रत्याशी हो, वो राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करता हो, वो राज्य विधानमंडल के उस सदन का सदस्य हो और वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। कौन नहीं हो सकता? यस, देखो, सी इज राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्योंकि वो मेंबर क्या होता है, अगर वो मतलब राज्य विभाग उच्च सदन का मेंबर है, क्योंकि उच्च सदन तो भाई अब उसमें भाग लेती नहीं है। यस, तो सी इज राइट आंसर। इसको बोलते हैं राज्य विधान परिषद। क्या? राज्य विधान परिषद।
ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा है उसने, ठीक है। क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराध को क्षमा शक्ति सकती है, यस है। वो तो सही बात है भाई, क्षमा तो सही है। राष्ट्रपति अध्यादेश से प्रख्यापित कर सकता है, ये भी सही है। राष्ट्र आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, यस। ये तो नहीं है भाई, राज्यसभा तो कभी भी भंग नहीं की जा सकती, तो ये तो इसमें गलत होगा। अब तीसरा गलत है तो क्या होगा? ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। या तो ये सही है या तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के नाम निर्दिष्ट सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। देखो, अगर पुरानी व्यवस्था के हिसाब से चलोगे तो ये सही है, चौथा सही है, ठीक है। अगर नहीं चलोगे तो यार तो प्रोविजन खत्म कर दिया गया है, ये वाला प्रोविजन तो जो है लोकसभा वाला जो खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या हुआ? एक और दो सही है, इज राइट आंसर, क्योंकि ये तो अब खत्म कर दिया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से, ठीक है। अब लोकसभा में 60 सदस्य होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं। राज्यसभा में होते हैं जिनकी संख्या 12 होती है। भारत एक गणराज्य है, इसका क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है बताइए? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होता है। भारत में सर्वोच्च शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यस। सी इज राइट आंसर। देखिए, गणतंत्र का क्या मतलब होता है? जब भी कोई देश का मुखिया होता है, हेड ऑफ द स्टेट, हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट होते हैं। अगर वो निर्वाचित होते हैं तो इसका मतलब है वो देश बोला जाएगा गणराज्य। अगर वो निर्वाचित नहीं होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन के होते हैं, ब्रिटेन में होता है, ब्रिटेन की राजा होते हैं, वो निर्वाचित कहाँ होते हैं? वो तो वंश के अनुसार आगे चल रहे हैं, तो वो गणराज्य नहीं है। लेकिन हमारा देश गणराज्य इसलिए है क्योंकि यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट है, जो राज्य के मुखिया है, वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति, और उनका क्या होता है? निर्वाचन। तो क्या बोला जाएगा? निर्वाचन हो रहा है तो वो बोला जाएगा गणराज्य। तो भारत एक गणराज्य क्यों है? क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं है। तो सी इज राइट आंसर। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है जनता द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सांसदों और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। बताइए दी, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है किसी द्वारा? निर्वाचित सांसदों और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ये बात सही है, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर। मैंने आपको बताया ना कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्य की विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और संघ शासित प्रदेशों की विधानसभा भी भाग लेती हैं। ये भी आपको याद रखना है। यूटी यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली भी भाग लेती है, पर लेकिन लेते सब निर्वाचित हैं। कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो नॉमिनेटेड होता हो वो भाग ले, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्या हुआ? डी इज राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं? संसद के चुने गए सदस्य, यस, वे होते हैं। राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य, बिल्कुल सही बात है भाई, इलेक्टेड होते हैं। राज्य विधान परिषद के चुने गए सदस्य नहीं, ये नहीं हो सकते। राज्य विधान परिषद जो होती है उसका कोई रोल नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, केवल केवल राज्य विधानसभा का होता है, न कि विधान परिषद का। चौथा क्वेश्चन पॉइंट है, संसद के मनोनीत सदस्य नहीं। मैंने आपको क्या बोला? केवल केवल इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हों और चाहे वो विधानसभा के हों, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या हुआ? एक और दो सही है, तो 1 और 2 इज राइट आंसर, तो ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब आर्टिकल्स में कुछ बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि अगर आर्टिकल राष्ट्रपति की बात करो तो 52 में, ठीक है। अब पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक होती है आपकी लोकसभा और दूसरी होती है आपकी राज्यसभा। और पार्लियामेंट की ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो मिलने वाला है आपको आर्टिकल 79 में, ठीक है। अगर वो राज्यसभा की बात करें तो मिलने वाला आर्टिकल 80 में। अगर वो लोकसभा की बात करें तो मिलने वाला आर्टिकल 81 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर पूछे राज्य की विधानसभा की पूछे तो वो मिलने वाली है आपको जो आर्टिकल 170 और आर्टिकल 171 में। ये विधानसभा है और ये विधान परिषद है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलाइए, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है, ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था और अच्छे से समझाया था। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो भी विवाद आएगा उसकी सुनवाई सुनवाई कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये करता है। हाई कोर्ट नहीं कर सकता, याद रखना। ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। तो सी इज राइट आंसर। आर्टिकल से लेते हैं तो राष्ट्रपति का आर्टिकल, आर्टिकल 52,
उपराष्ट्रपति का आर्टिकल की बात करें आर्टिकल 63, चुनाव आयोग की बात करें आर्टिकल 324, और सुप्रीम कोर्ट की बात करें आर्टिकल 124, और लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो आर्टिकल 93 में उनका उल्लेख किया गया है। ये आपको याद रखना है। चलें आगे। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? देखिए करंट की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो होता है 5 लाख होता है। 5 लाख होता है ना। यस। तो इसमें तो कोई है नहीं, तो इसमें तो यहाँ पे एक बढ़ा दो जीरो और, तो मान लो अगर एक जीरो बढ़ाएगा तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? बताइए कितना जमा करना पड़ता है? इसका आंसर होगा सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। राष्ट्रपति को वेतन के रूप में प्रतिवर्ष कितना रुपया मिलता है? हाँ इसमें दे रखा है, बी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अंग होता है? तो भारत का राष्ट्रपति किसका अंग होता है? पार्लियामेंट का अंग होता है। ठीक है। यह बेसिक क्वेश्चन है। मतलब ये होती पार्लियामेंट जो बनती है, पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। एक होता है आपका ये लोकसभा, और दूसरा होती है आपकी राज्यसभा, और तीसरे होते हैं आपकी भारत के राष्ट्रपति। ये बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन होम कार्ड में तो आ सकता है। आप पूछिए आपसे पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं? पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। एक होती है आपकी लोकसभा, दूसरे होती है आपकी जो है राष्ट्रपति, और तीसरे होती है आपकी ये राज्यसभा। 3 अंग होते हैं, तीनों की मिलकर बनती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमेशा लोकसभा राज्यसभा से मिलकर नहीं बनती है, ये आपको याद रखना है। पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक है। तो ए इज राइट आंसर। अब इसकी आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट, और लोकसभा की बात करूं आर्टिकल 81 में, राज्यसभा की बात करूं तो आर्टिकल 80 में, अब मंत्रिपरिषद की बात करूं, संघीय मंत्रिपरिषद की बात करूं तो भी मिलने वाली है आर्टिकल 74 में, और राज्य मंत्रिपरिषद की बात करूं तो मिलने वाली है आर्टिकल 163 में। भारत के राष्ट्रपति की बात करूं तो मिलने वाले हैं आर्टिकल 52 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ओके, कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए, जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देता है, जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर करता है, जब सर्वोच्च न्यायालय उसे वैध घोषित करता है। देखो और कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है और कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब उस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देते हैं। बी इज राइट आंसर। क्योंकि अगर इसमें बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इसमें ये होगा सर्वोच्च न्यायालय उसको वैध, नहीं, ये तो बाद का प्रोसेस है। जब मान लीजिए कोई विधेयक जो होता है पार्लियामेंट के मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर कहा जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति जब उसमें साइन कर देते हैं, वो जब ही जो विधेयक होता है जब ही कानून बन जाता है। ठीक है। जब ही वो कानून का रूप ले लेता है, ये आपको याद रखना है। क्या हुआ? बी इज राइट आंसर। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद कार्यभार कौन संभालता है? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, कौन संभालता है? बी इज राइट आंसर। ये तो क्वेश्चन 5-6 बार रिपीट हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए राष्ट्रपति पद की कार्यवाही हुए? कौन है? तो इसका आंसर है बीबी गिरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मात्र एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है। तो याद कर लेना कौन? बीबी गिरी। 27वां क्वेश्चन है कि वे अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन से? मतलब हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द शॉर्टेस्ट पीरियड। तो शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए कौन रहे? आपको इसमें कोई नहीं है इसमें तो, क्योंकि ये तो दो बार रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कितने? 2 बार, मतलब 5+5, 2 बार रहे हैं। ठीक है। जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, हाँ बी इज राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, 35 वर्ष से आयु का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। बिल्कुल सी बात है, ये तो उसकी वो है। दूसरा है भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ये भी सही है। लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। यस, ये तो गलत है, नहीं बन सकता। तो ए और पहला सही है और दूसरा सही है। क्या हुआ? ए इज राइट आंसर। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो लाभ का पद कौन सा पद है? लाभ का पद है नहीं है, कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति? नहीं। संघीय संसद। यस, डी इज राइट आंसर। क्यों? ये तो कानून बनाती है भाई, ये तो कानून बना के तय करेगी को पद लाभ का पद है या नहीं है। तो पार्लियामेंट के पास रखा होता है ना, किसी और के पास।
निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? तो वो होता है आपको राष्ट्रपति के पास। ठीक है, वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, उसका क्षेत्र को बढ़ा सकता है, उसको क्षेत्र को घटा सकता है, उसका नाम भी चेंज कर सकता है, सारे काम कर सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो डी इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। यस, ये तो इसका आंसर क्या है, सही हुआ। और चौथा भी है, संसद के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। यस, डी इज राइट आंसर। मैंने आपको कई बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में केवल केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, चाहे वो राज्य की विधानसभाओं के हों। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य का वो कौन सा राष्ट्रपति था जो भारत के संविधान को सर्वोपरि मानता था? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी इज राइट आंसर। संसद का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संसद का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है बताइए? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और क्या होता है कि महानवादी? नहीं, कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। चाहे संवैधानिक अध्यक्ष की बात आ जाए, संवैधानिक प्रमुख की बात आ जाए, तो ऑटोमेटिकली आप सही कहते हैं राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? निर्वाचन मंडल द्वारा, भारत जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति का अपना त्यागपत्र देने का निर्णय लेते हैं, ठीक है, तो वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? किसको करेंगे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको करेंगे? उपराष्ट्रपति को। तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भाई, वही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? कितनी है न्यूनतम आयु? 35 वर्ष होनी चाहिए। सी इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक पैतृत्व पद्धति के अनुसार एक संक्रमणी मत द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ क्या है? मतलब इसका मतलब पूछा है। निर्वाचित सांसदों और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का भार समान नहीं होता है, प्रत्येक सदस्य का मत समान होता है, सभी मतों की संख्या बराबर होती है, लोकसभा सदस्यों का मत अधिक होता है। बताइए, देखो, निर्वाचित सांसदों और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का भार समान नहीं होता है। ठीक है, समान हो इसलिए ये पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा? ए होगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, मतलब ये पद्धति जो अपनाई जाती है ना, ये वाली अनुपातित पद्धति और ये वाली, ये इसलिए अपनाई जाती है ताकि सांसद और एक विधायक के मत का मूल्य बराबर हो जाए, क्योंकि बराबर तो होता नहीं है, इसलिए अपनाई जाती है। तो ए इज राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है। क्या होता है? पार्लियामेंट के पास, संसद के दोनों सदनों को। यस, सी इज राइट आंसर। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ उल्लिखित है? आर्टिकल 61 में उल्लिखित है। राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है भाई, ये बताइए। अब तो आपको याद हो गया होगा भाई, अब तो मैंने कम से कम 100 बार लिख चुका हूँ इसको। ये सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल 124, लोकसभा अध्यक्ष का आर्टिकल 93, और प्रधानमंत्री का आर्टिकल 75 में उल्लेख किया गया है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। ठीक है, किन्हें? जिन्हें कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य भी है, साहित्य और समाज सेवा में अच्छा ज्ञान और अनुभव होता है, उनको जो है नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। लोकसभा में अब नॉमिनेशन नहीं किया जाता। ठीक है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यापन, भाई ये तो है, ये तो है। कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 123 में प्रख्यापित है, वो सही है। उच्चतम न्यायालय परामर्श, ये भी है भाई। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 143 में उसका उल्लेख किया है। संसद के सदस्यों को संदेशना, ये भी है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 85। क्षमादान शक्ति, ये भी है। क्षमादान शक्ति, यही तो है। कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 72।
तो पूछा कैसे है मेरे, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दतः भारत के राष्ट्र की शक्ति नहीं है? तो ये तो चार ऑप्शन में भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिट ऑफ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। भाई क्षमादान भी होता है, ठीक है, संसद के सदस्यों को संदेश भेजना ये भी होता है, परामर्श भी होता है, अध्यादेश भी होता है, चार ऑप्शन में, ठीक है। इसका आंसर होगा सभी, या ईओ लिख लो, क्या, सभी, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, कौन लेते हैं? संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यस, डी इज राइट आंसर। केवल केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, आपको बताना चाहिए। डी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। यस, प्रधानमंत्री की सलाह पे तो करते हैं। कौन सा आर्टिकल है जो लोकसभा को विघटन की बात करता है? वो आता है आर्टिकल 85। जब प्रधानमंत्री भी लगता है कि हमें पूर्ण बहुमत नहीं है लोकसभा में, तो राष्ट्रपति से सलाह कर सकता है कि वो लोकसभा को भंग कर दो, ठीक है। तो इज राइट आंसर। युद्ध की घोषणा या शांति का निर्णय करने में कानूनी रूप से कौन सा सिस्टम होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति करते हैं ये घोषणा, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रही? 12 साल तक रही, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? कौन लेता है? विधान परिषद नहीं लेती है, ठीक है। ये भी भाग लेता है, ये भी भाग लेता है, ये भी भाग लेता है। टी इज राइट आंसर। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में किस क्रम में सेवा अवधि सही है? तो देखो, सबसे पहले आए थे रेड्डी, यस, तो ये होगा इसका आंसर। ये यहाँ से गांधी जैसी आए थे, फिर गांधी जैसी के बाद आए थे वेंकटरमन, वेंकटरमन के बाद आए थे डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा। यस, बी इज राइट आंसर। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आई होप आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। हमारा डेली 5 बजे और 7 बजे कुछ होता है, जहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, काफी अच्छे लेवल के होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप भी करिए, आपका स्वागत है। हमारे चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप जो है इसमें जुड़ सकते हैं। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।